देखो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे हीट करंट मेजर करें तो हीट करंट कितना आएगा। फार्मूला क्या है हीट करंट का? हीट करंट इज आइदर dq अपॉन dt, और मान लो ये स्टेडी स्टेट है यहाँ पे, है ना, तो इट इज के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी हीट करंट विल बी, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ Q बाई टी, है ना, या डेल्टा Q बाई टी भी अपन लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, dq अपॉन dt, थर्मल कंडक्टिविटी इज 300 वाट per meter per degree Celsius. Area of cross section of rod is 2 into 10 to the power minus 4 meter square, and temperature difference कितना आएगा? It is 100 minus 0 degree Celsius पे whole divided by 2 meter, and ये मीटर और यहाँ पर का ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, so heat current will be dq upon dt is equals to, ये 2 से 2 भी कट गया, so it is 3 बचेगा ना बेटा, ये 4 जीरो हो जाएंगे, इट इज 300 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वाट। सो आंसर इज 3 वाट या फिर 3 जूल पर सेकंड के रेट से यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है। समझ गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए? एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे कि किस रेट से आइस मेल्ट होगी। तो सिंस मैं dq की जगह पे dm इंटू LF पुट कर सकता हूं, तो यहाँ पे ये फार्मूला में रिड्यूस हो जाएगा, dm इंटू LF डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू 3 वाट या 3 जूल पर सेकेंड। सो dm अपॉन dt इज द रेट ऑफ आइस मेल्ट, इट इज 3 डिवाइडेड बाय LF, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी यहाँ पे 3 इंटू 4.2 कैलोरी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी से कैलोरी वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड किस रेट से आइस मेल्ट हो रही है ये भी पता चल गया हमको कि dm अपॉन dt विल बी, ये कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 80 ग्राम पर सेकेंड। इस रेट से आइस यहाँ पे मेल्ट हो रही है। समझ गए? तो किस रेट से भी पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया था बट रेट भी पूछ सकता है। तो रेट कैसे निकालना, ये देखो dq की जगह पे आप क्या पुट कर दो, dm इंटू LF पुट कर दो, तो किस रेट से यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है ये भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, समझ गए? हेलो, ठीक है, हीट करंट का फार्मूला समझ गया? कैलकुलेशन समझ गया, H इक्वल्स टू dq अपॉन dt इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट कर दे, a की वैल्यू पुट कर दे, T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, अपॉन L। सॉल्व करने पे कितना आ गया 3 इंटू 10 टू द सॉरी 3 जूल पर सेकेंड, और 3 जूल पर सेकेंड को आप कैलोरी पर मीटर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हेलो, समझ गए? हेलो, तो सेकंड पार्ट बताइए। हाँ, सेकंड पार्ट में बेटा जो dq का फार्मूला, आइस मेल्टिंग का फार्मूला क्या होता है, m इंटू LF होता है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी। 4.2 कैलोरी कैसे आया? अरे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं अपन? मैंने गलत किया क्या? डिवाइड करेंगे ना, हैं? डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी डिवाइड करेंगे, बराबर है। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, बराबर है 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। हाँ, तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई। तो इट इज 3 इंटू 3 जूल है ये,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा अपॉन 4.2 कैलोरी। तो ये आंसर तुम्हारा थोड़ा चेंज आ जाएगा, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4.2 ग्राम पर सेकंड के रेट से आइस मेल्ट होगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए इतना? और आपने सेकंड पार्ट सर बताइए। 2 मिनट देखने दो। हाँ देख लो, सेकंड पार्ट ये था ना बेटा कि dq अपॉन dt की वैल्यू 3 जूल पर सेकंड है। dq को किसके बराबर लिख सकते हो, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है तो dq इज dm इंटू LF लिख सकते हो ना। LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस को मेल्ट करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, उसका फार्मूला लगाया अपन ने। तो जहां पे h में dq अपॉन dt था, वहां dq की जगह में अब क्या पुट कर दो, dm इंटू LF पुट कर दो। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? तो इससे dm अपॉन dt अलग से कैलकुलेट हो गया। dm अपॉन dt मतलब रेट ऑफ आइस मेल्ट एंड इट इज 3 अपॉन LF। और ये कैलकुलेशन कर लिए अपन ने, है ना। देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो, समझ गए? यस सर। ओके, अभी इसमें एक और पार्ट हमको निकालना है कि 10 मिनट में कितनी हीट फ्लो होगी यहाँ पे, और 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी। तो आपने dq अपॉन dt ये कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, इसका मतलब आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। हाँ, रेट ऑफ आइस मेल्टिंग अगर पूछा जाता तो ऐसे कर लेना। मैं पेज नंबर 2 पे आऊंगा। तो हीट करंट यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है। सो दिस इज पेज नंबर 2। और हीट करंट क्योंकि कांस्टेंट है ना, सिंस H is equals to 3 joule per second, so therefore total amount of heat flow is H into T, and it is 3 joule per second into 10 minute। तो 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 10 into 60, ये हो जाएगा सेकंड। सो दिस कम्स आउट टू बी 1800 जूल के बराबर हीट यहाँ पे फ्लो होगी। मतलब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि कितनी हीट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो हीट करंट कांस्टेंट है, हीट करंट में आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 मिनट में कितनी हीट फ्लो होगी एक एंड से दूसरे एंड पे, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद कितनी आइस मेल्ट होगी, 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी। तो डेल्टा क्यू आपको पता चल गया। तो तीसरा पार्ट ये जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू LF। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस अपन ने ग्राम पर कैलोरी में पढ़ा हुआ है, वो कैलोरी पर ग्राम में है ना, उसको आप जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी per gram, so it can be 80 into 4.2 जूल पर ग्राम आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी ये कैलकुलेट हो जाएगा। m is equals to delta q divided by LF, and it is 1800 joule divided by latent heat will be 80 into 4.2 जूल पर ग्राम। तो जूल से जूल हो जाएगा कैंसिल, एंड इसको सॉल्व कर लोगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे 4 टाइम्स बचेगा, ये 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.2 ग्राम आइस 10 मिनट में यहाँ पे मेल्ट होगी। ठीक है, कैलकुलेशन बस है और कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन बस है कितना आ रहा है ये। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा यहाँ पे
इट इज 45 अपॉन 8.4 ग्राम। ठीक है, ये आंसर है इसका। समझ गए? हेलो, समझ गए? तीनों कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, तीनों कैलकुलेशन समझ गए? एक मिनट सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 3 पे। हाँ, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। नेक्स्ट है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, वैसे ही अब यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है, रॉड्स का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो सपोज यहाँ पे आपने दो रॉड को एंड टू एंड इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, एंड कंडीशन ये कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम, लेंथ विल बी डिफरेंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी विल बी डिफरेंट। इसको मिला के आप एक सिंगल रॉड ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी, या इसका फार्मूला कैसे लिखोगे। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला कैसे लिखोगे? ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल की रॉड जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इनको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। तो इससे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये वाले एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का टेम्परेचर T2, सो इट इज T1 एंड T2। और ये जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, T0 इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। ये जंक्शन है यहाँ पे, है ना, दोनों रॉड जहाँ पे मिल रही हैं। एंड टू एंड मतलब समझ गए, जैसे ये दो रॉड हैं, इन दोनों रॉड को आपने एंड टू एंड ऐसा ज्वाइन कर दिए, तो ये जंक्शन बन गया यहाँ पे। एक एंड का टेम्परेचर T1 और एक एंड का हो गया T2, एक की लेंथ L1, एक की लेंथ L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट। तो अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, आप चाहो तो रेजिस्टेंस के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर लो। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, R1 R2, जंक्शन का टेम्परेचर T0, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, और नाउ इट इज R equivalent, it is T1 and it is T2। R equivalent किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 के बराबर रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R equivalent, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं अपन, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो R equivalent will be R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या चीज फिक्स होती है, हीट करंट। हीट करंट कांस्टेंट रहता है ना,
यहाँ से जितनी हीट फ्लो होगी उतनी इससे भी होगी, तो हीट करंट विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रॉड में जो हीट करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो कांस्टेंट है। तो इसको कैसे लिख दोगे यहाँ पे, सिंस हीट करंट विल बी कांस्टेंट H इज इक्वल्स टू, यहां से लिखोगे T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू, यहां से लिखोगे T नॉट माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2, और अगर यहां से लिख रहे हो आप तो इट इज T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखकर करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए लिखोगे तो इस तरह से इक्वेशन लिखोगे, इस रॉड के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे, और पूरी कंबाइंड रॉड के लिए लिख रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए या नहीं? बंद कर लेना। समझ गए इतना? ओके। हाँ जी सर। हाँ, अभी R1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बेटा? R1 मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस फार्मूला आएगा L1 अपॉन K1 इंटू A, and what is R2 here? R2 is L2 upon K2A। ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया है ना। थर्मल रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं किया अपन ने, हीट करंट का फार्मूला K1A इंटू, मैंने बताया था T1 माइनस T2 आप लिखते हो ना, KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, और इसको आप T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R लिख दो। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को। सो देयरफॉर 1 अपॉन R की वैल्यू किसकी इक्वल है? यहाँ पे 1 बाई R इज KA अपॉन L। दिस इंप्लाइज दैट थर्मल रेजिस्टेंस विल बी L अपॉन KA। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला कल भी हमने पढ़े थे इसके बारे पे, और अभी दोबारा से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। ये थर्मल रेजिस्टेंस है ना, थर्मल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है? L अपॉन KA। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या कर देते हो आप? ऐड कर देते हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप दोनों को ऐड कर देते हो। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट मतलब यहां से देखकर लिखोगे, R इक्विवेलेंट मतलब यहां से देखकर लिखोगे, तो यहां पर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट इज टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ है L1 प्लस L2 के सम के बराबर है ना। इट इज L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख दोगे L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इनटू A। इट इज L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। ठीक है, देख लो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। R1 की जगह पे L1 अपॉन KA प्लस R2 की जगह पे L2 अपॉन K2 इंटू A लिख दिया हमने। इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर इसको रीअरेंज कर दें तो K इक्विवेलेंट विल बी L डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, या फिर ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। सो रिमेंबर, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ गई यहाँ पे। दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? फार्मूला L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। इसका जनरल फार्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी विल बी L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, या फिर इट इज समेशन Li होल डिवाइडेड बाय समेशन Li अपॉन Ki। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला ध्यान रखो कैसे लिखे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ज्वाइन करने वाली रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्वाइन करने वाली सर। रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो। सर वो जहाँ से आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट किया था वहां से एक बार बताओ बरा। ये यहां से, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद बेटा देख यहाँ पे क्या है, L अपॉन के इक्विवेलेंट, तो ए कट गया तुम्हारा। अब के इक्विवेलेंट लिखना मतलब इसको पलट के लिखना ऊपर, बराबर है। या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले ले तो ये पूरा टर्म आपका नीचे आ जाएगा। तो ये के इक्विवेलेंट को आप इधर ले जा रहे हो तो ये इधर का राइट साइड का जो टर्म है पूरा की पूरा L अपॉन के साथ में बनेगा। ठीक है, यस सर, समझ गया। ओके, क्लियर हो गया अभी ये, कोई डाउट? लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो। तो only if A is constant, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारे कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, तभी तो काट तो पाओगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो जो आपने बोले सीरीज में कॉम्बिनेशन में कैसे लगेगा वो? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ फिर तो वो ऐसा नहीं है, वो तो ट्रंकेटेड रॉड के लिए कैलकुलेशन करते हैं हीट करंट का, लेकिन फार्मूला आपका ऐसा नहीं बनेगा वहां पे, है ना, समझ गए? फार्मूला ऐसा नहीं यस सर। बनेगा, बट हीट तो फ्लो होगी, लेकिन आप वहां पे के इक्विवेलेंट ऐसे नहीं बता सकते, फिर के इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा, लेकिन हीट फ्लो होगी, समझ गए ना? जैसे कोनिकल रॉड में भी तो हीट फ्लो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे हीट फ्लो नहीं होगी, कॉनिकल रॉड में भी हीट फ्लो होगी, लेकिन उसका फार्मूला आपका ऐसा नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, या डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख पाओगे, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। और ये जो क्वेश्चन है ऊट पटांग वाले जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर नहीं है, वो मैं डाउट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, है ना? डाउट क्लास में अपन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज शाम को, जिसपे ये ऊटपटांग जो क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, मान लो कोनिकल टाइप की रॉड है तो उसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे लिखना है, तो ये सब अपन आज डाउट क्लास रहेगी, उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई कैसे आपको हैंडल करना है उन क्वेश्चंस को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस सर। उसमें स्फेरिकल बॉडी से हीट करंट कैसे लिखना है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे लिखना है स्फेरिकल बॉडी के लिए, सिलेंड्रिकल, जैसे यहाँ पे अलोंग द लेंथ हीट ट्रांसफर हो रही है, उसमें अलोंग द कर्व्ड पोर्शन में भी हीट ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपन आज की जो डाउट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ गए, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है और अलोंग द लेंथ हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी समझ गया बेटा कैसे निकालना हमको? हेलो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी समझ गए ना? सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल ही रहेगा तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में जो है फॉर्मूला वो यूज होगा ना, कौन सा वाला? वो H इक्वल्स नहीं, वो कैसे कर लोगे? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है तुम्हारा तो फिर के ए कैसे लिख दोगे वहां पे? तो एक इनफाइनाइट स्मॉल पोर्शन के लिए लिखना पड़ेगा, तो जो फार्मूला आप एच के लिए लिख रहे हो इनफाइनाइट स्मॉल मतलब डी क्यू बाई डी टी, के इनफाइनाइट स्मॉल, और T1 माइनस T2 नहीं लिखोगे, फिर जो अपन ने बेसिक फार्मूला पढ़े थे हीट करंट का, के इंटू एरिया इंटू माइनस डी टी अपॉन डी एल वाला या डी एक्स करके करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते, ये तो तभी वैलिड है जब स्टीडी स्टेट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वही तो बोला मैंने कि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन शाम को डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, हेलो, अरे ठीक है भाई, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। और कोई डाउट हो यहाँ पे कैलकुलेशन में तो पूछो, है कोई डाउट क्या? सर अगर एरिया डिफरेंट रहा तो यहाँ पे तो हो सकता है ना सर, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 में। एरिया डिफरेंट रहा तो आर इक्विवेलेंट में नहीं ना, फिर कैसे करोगे? के इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए तुमको बेटा एक कॉमन एरिया लिखना पड़ेगा ना, अगर कॉमन एरिया नहीं है तो फिर वो कैसे लिखोगे वहां पे? इसलिए ये जो फार्मूले की वैलिडिटी है वो तभी है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द रॉड कैसा बना रहे तुम्हारा, सेम बना रहे।
ठीक है, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे। हाँ, हीट फ्लो होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा है, बट वहां पे आप इक्विवेलेंट टर्म नहीं लिख पाओगे। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। सर हाँ, सर राइट हैंड साइड का लास्ट सेकंड बॉक्स एक बार बना, ये वाला, उसके नीचे का। ये यस सर। अरे ये तो अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, बस उसी को पुट किया अपन ने। ठीक है, और ये थर्मल रेजिस्टेंस बताने के लिए बताया मैंने कि कल जो पढ़े थे अपन ने उसका रिकॉल करवाया कि भाई आर की वैल्यू ये क्यों लिख रहे हैं अपन, एल अपॉन के भाई ये क्यों लिख रहे हैं। और जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, सीरीज में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो R1 प्लस R2 कर देते हो सीधा सीधा। ठीक है ना हर्ष? यस सर, समझिए। समझ गया अभी? बस हाँ, ठीक। रीअरेंजमेंट किए। मेन ये है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, उसके बाद तो रीअरेंजमेंट है ना। ओके, आगे बढ़ूं मैं अब, आगे बढ़ूं। यस सर। अब इसमें जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालोगे, तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है, पेज नंबर 4 पे आएंगे अपन अभी। देखो अभी पेज नंबर 4 में टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मेजर करना। अभी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मतलब जो बीच में टेम्परेचर है जहां पे जंक्शन बन रहा है उसको कैसे मेजर करोगे। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, कौन सी इक्वेशन लिखोगे, हीट करंट कांस्टेंट है यहाँ पर भी, हेलो, हीट करंट कांस्टेंट है ना। यस सर। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो, है ना। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अगर लिखना है आपको, देखो अभी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और पार्ट होता है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का T2, और ये हो गया T0 थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके यहाँ पे फिक्स है। तो जो हीट करंट है, जितनी हीट यहां से जाएगी उतनी हीट यहां से भी जाएगी स्टेडी स्टेट पे, तो हीट करंट विल बी सेम, है ना। दोनों जंक्शन, दोनों रॉड में हीट करंट कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे निकलेगा, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मतलब ये टेम्परेचर आपको निकालना। तो पहले आप हीट करंट का फार्मूला क्या लिखोगे, के ए T1 माइनस T0 यहां से यहां तक के लिए डिवाइडेड बाय L1, L1 मतलब इस रॉड की लेंथ है, L2 इस रॉड की लेंथ है, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, के ए T0 सॉरी इट इज K1, और ये है यहाँ पे K2 डिवाइडेड बाय L2। तो इसमें से देखो आपका ए फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लो, तो L2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा, K1 T1 माइनस कितना बचेगा, ये K1 T0 इंटू L2, एंड इट इज K2 इंटू T0 माइनस K2 इंटू T2 एंड इंटू L1। और अब इसको और रीअरेंज कर लेते हैं अपन, इट इज K1 T1 L2 minus K1 T0 L2 and it is K2 L1 T0 and minus K2 T2 L1। ठीक है, थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं अपन। यहां तक समझ गए, हीट करंट क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ के लिए मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर के लिए ये लिख दिया फार्मूला हीट करंट का या रेट ऑफ हीट फ्लो का। ठीक है,
अब इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब ब्रैकेट सॉल्व कर रहा है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। L2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और L1 का इधर और फिर ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। तो अब जो टी नॉट वाले टर्म है उनको एक तरफ लिख दो, तो इट इज K1 T1 L2 और इसको इधर लाओगे प्लस K2 T2 L1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाना, तो ये है K2 L1 T नॉट और ये वाला इस साइड पे आएगा तो प्लस K1 L2 इंटू T नॉट। सो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर से आप T नॉट को कॉमन निकाल सकते हो, तो T नॉट विल बी गिवन बाय K1 T1 L2 plus K2 T2 L1 whole divided by K2 L1 plus K1 L2. So this is the temperature of junction. ये जंक्शन का टेम्परेचर का फार्मूला आ गया, लेकिन ये तभी आपका वैलिड है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, वहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, जंक्शन का टेम्परेचर ऐसे निकालोगे, बट मैं यहाँ पे फार्मूला निकाल के बताया क्योंकि कभी कभी आपके ऑप्शंस में ही इस तरह के फार्मूले होते हैं कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, और अगर न्यूमेरिकल वाला रहता तो आपको ये फार्मूला से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इक्वेशन जो पहली इक्वेशन अपन ने लिखे यहाँ से सॉल्व किया करो। कभी भी जंक्शन का टेम्परेचर अगर निकालना है तो हमेशा यहाँ से सॉल्व करना है, इक्वेशन ये वाली चलेगी आपकी, इस इक्वेशन से डील करना। फार्मूला अगर कहीं मिस कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन अगर मान लो आपका थ्योरेटिकली टाइप का क्वेश्चन आ गया, फार्मूले पूछ लिया कि भाई जंक्शन का टेम्परेचर कितना, तो फिर आपको तो ये निकालते बनना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी बताया जंक्शन का टेम्परेचर कैसे लिखते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. ओके, सो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं अपन इस पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, पर अगर लेंथ डिफरेंट है तो लैंड डिफरेंट रहने देना, क्या फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ी लैंड डिफरेंट से नहीं है ना फर्क। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 5 पे जाते हैं अपन अभी। ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? देन पेज नंबर 5 ले लिए सर स्क्रीनशॉट। सर जैसे पानी की पाइपलाइन होती है वैसे अगर दो रॉड दो तीन ज्वाइन कर दिए तो करेंगे ना, अभी वो क्वेश्चन भी क्यों परेशान हो रहा है, वो भी करेंगे, मिक्स वाला भी करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे अपन। ओके, अभी देखो आगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये एक रॉड अपन ने लिए, ठीक है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, और यहाँ पे इसको मेंटेन किए हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे, ये है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे, और जंक्शन का टेम्परेचर हो गया T नॉट, ये अननोन क्वांटिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रॉड का, इट इज सपोज 2 into 10 to the power minus 2 meter square is the area of cross section. Junction का temperature T2, K1 is suppose K and K2 is suppose 2K, L1 is 1 meter या फिर इसको मैं 2 मीटर लिख दूं, L2 is suppose 1 मीटर, ठीक है, और जो K की वैल्यू इट इज 300 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये डेटा हो गया यहाँ पे,
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया आपके, दो रॉड को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दी, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे फिक्स है दोनों के, एक एंड 200 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, दूसरा एंड यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। साइड से इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब जो हीट का फ्लो है वो सिर्फ इस तरह से होना चाहिए, और ये स्टेडी स्टेट है, हीट का फ्लो सिर्फ इस तरह से हो रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो साइड से जो हीट का रेडिएशन के फॉर्म पे लॉस है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्टेडी स्टेट में हीट करंट यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या क्या निकालना आपको, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी इसकी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, या तो आप फार्मूला यूज कर दो डायरेक्ट, व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला समेशन एल आई अपॉन समेशन एल आई अपॉन के आई बराबर है। तो ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इट इज 2 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, या तो फिर इसको ऐसा लिख दो कि ये L है और ये कितना हो गया तुम्हारा 2L हो गया, और L की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितना ले लिया 1 मीटर, ठीक है। तो आप और थोड़ा और आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो टोटल कितना L हो गया यहाँ पे, इट इज 3L डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आएगा 2L अपॉन K1 इज K एंड प्लस इट इज L डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना रहेगा, ये 2K रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये K इक्विवेलेंट विल बी 3L अपॉन LCM इज 2K होल्ड, फिर यहाँ पे कितना रहेगा, ये 4L प्लस ये कितना हो जाएगा L, सो इट कम्स आउट टू बी 3L इंटू 2K डिवाइडेड बाय 5L, L से L कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी विल बी कितना आ गया, ये 3 2 6 अपॉन 5K, तो 6/5, और थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे है 300 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये दिस कम्स आउट टू बी 360 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन समझ गए, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सर एक मिनट, हाँ देख लो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फार्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट कर दिए, बस फार्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट कर दिए। फार्मूला यही है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, समेशन एल आई अपॉन समेशन एल आई के आई। तो ये 3L क्यों हो गया, क्योंकि ये है 2L और ये है L, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी है L और ये वाली वैल्यू है यहाँ पे 2L, इसलिए डायरेक्ट ये हो गया 3L, और L की वैल्यू कितना ले लिया हमने 1 मीटर, ठीक है। K1 इज K, K2 इज 2K, तो 2L अपॉन K प्लस L अपॉन 2K, ठीक है, समझ गए, हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये आ गया बेटा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालोगे, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर T0, मतलब जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालोगे, क्योंकि हीट करंट कांस्टेंट है, तो H इक्वल्स टू H, पहले यहां पर के लिए लिखोगे K1A T1 minus T0 divided by L1 and it is K2A T0 minus T2 divided by L2। वैल्यू पुट करते हैं अपन ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, K1 is K, A, T1 is 200 minus T0, what is L1, L1 is 2L and it is 2K, फिर A T0 minus 40 डिवाइडेड बाय L,
तो इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे आप, एल एल कैंसिल आउट हो गया, एरिया वाला टर्म कैंसिल, के से के वाला टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना बच रहा है आपके पास में, इट इज 200 माइनस टी नॉट, और ये 2 2 जा 4 एंड इट इज 4 टी नॉट माइनस 160। तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा आपके पास में पूरा ओवरऑल 5 t naught is equals to 200 plus 160, it is 360. So t naught will be 360 divided by 5, 72 degrees Celsius. So temperature of junction will be 72 degrees Celsius. ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस जंक्शन का टेम्परेचर आ गया। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? जंक्शन का टेम्परेचर निकालने, क्या बेटा? देखेंगे एक बार इसको। हाँ ठीक है, देख लो, रुका हुआ देख लो। हीट करंट कितना है यहाँ पे, किस रेट से इस पे हीट फ्लो हो रही है, हीट करंट। देखो जंक्शन का टेम्परेचर भी आ गया, के इक्विवेलेंट कितना है सॉल्व करने पे, के इक्विवेलेंट इज 360 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज 72 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम हीट करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। Now this is पेज नंबर 6। अभी हीट करंट निकालना है ना, तो तीसरा जो कैलकुलेशन है H, हीट करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हीट करंट का फार्मूला ये आ जाएगा, आप सिंगल रॉड के लिए लिख दो, या तो ये हो जाएगा T1 माइनस टी नॉट, सॉरी इट इज K1A T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय L1, या K2A T नॉट माइनस T2 डिवाइडेड बाय L2, कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो। K1 की वैल्यू यहाँ पे 300, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 into 10 to the power minus 2, और सारे डेटा एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं अपन, 200 माइनस 72 एंड होल डिवाइडेड बाय L1 इज 2 मीटर। तो सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 3 into 200 माइनस 72 कितना बचेगा, 128, बराबर है। सो दिस कम्स आउट टू बी 384 वाट। ये हीट करंट आ रहा बेटा, 384 वाट इज द हीट करंट। आप पहली वाली रॉड से भी कर सकते हो, यहां से भी करोगे तो यही आंसर आएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, और हीट करंट विल बी के इक्विवेलेंट इनटू ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ लेके करोगे, के इक्विवेलेंट कितना आया था यहाँ पे 360, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 into 10 to the power minus 2 एंड टोटल लेंथ इज 3L। तो टोटल लेंथ यहाँ पे आपकी 3L आएगी, टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2, तो इट इज 3 मीटर एंड T1 इज 200 माइनस 40। आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, तो ये 3 120, सो दिस इज 120 into 2, सॉरी 2 into 10 to the power minus 2 एंड ये आ गया तुम्हारा 160 वाट। कैलकुलेशन देखते हैं अपन, इट कम्स आउट टू बी 24 into 16, और ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, है ना। आप पहली वाली रॉड से करो, दूसरी से करो, या फिर कंबाइंड रॉड से करो, कहीं से भी कैलकुलेशन करोगे आंसर सेम आता है ना हीट करंट का। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा रहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई, अगर बाकी चीजें अगर पूछती हैं तो। ये समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? सर वो दूसरी स्टेशन में
और दूसरी वाली मेथड में बेटा अपन ने पूरा इकट्ठी दोनों रॉड को मिला लिए, इसलिए अपन ने इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लेके कर दी। तो आप इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लेके करोगे तो दोनों रॉड को एक ही रॉड मान लेना फिर, ठीक है। दोनों को ऐड किए क्या सर उसमें? लेंथ को ऐड किए ना, अगर दोनों रॉड को एक ही मान लें अपन। जो दूसरा वाला जो और वाला कैलकुलेशन है, ये ऊपर वाले समझ गए कैलकुलेशन, ये हाँ वाले सर समझ गया। ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो कैलकुलेशन, इसमें हमने दोनों रॉड को एक ही मान लिया ना। यहाँ पे ये पहली वाली रॉड हो गई, ये दूसरी वाली रॉड हो गई, इसको आपने एक ही मान लिया, मतलब एक सिंगल रॉड है एक प्रकार से। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी ये है के इक्विवेलेंट, और जो टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 हो जाएगी। ये टेम्परेचर T1, ये T2। तो आप एक ही मान के भी कर सकते हैं सर, ठीक है। समझ गए? यस सर। अरे कुछ तो बोलो, समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। यस। हाँ, अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सीरीज का, लेकिन इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट लेते हैं हम। और now this is पेज नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर 7 अभी देखो, इस पे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। ये लेंथ सपोज 1 मीटर है, ये लेंथ सपोज यहाँ पे 0.8 मीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है। यहाँ पे ये जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर हमें नहीं पता, ये टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ये हो गया आपका T1, ठीक है, ये जंक्शन का टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर हो गया T2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है यहाँ पे। इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। और ये जो दूसरी रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। समझ गए ना? तो जंक्शन का टेम्परेचर आपको बताना है। तो साइड से किसी भी तरह से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों रॉड के अलग अलग है। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि दोनों रॉड आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पे। और अब इसमें क्या करना हमें, K1 और K2 की वैल्यू, K1 सपोज K इज इक्वल्स टू 200 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी, और K2 की वैल्यू सपोज 2K है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि हीट करंट तो कांस्टेंट है, जितनी हीट यहाँ से जाएगी H1, उतनी हीट दूसरे वाले से भी जाएगी H2। तो हीट करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, सिंस H1 इज इक्वल्स टू H2, हीट करंट इज कांस्टेंट, है ना। हीट करंट कांस्टेंट है, बस आपको फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो हीट करंट का फार्मूला यहाँ पर के लिए क्या लिखोगे, इट इज K1 A1 और T1 माइनस T0 होल डिवाइडेड बाय L1, और इस साइड पे आप लिख दोगे K2 A2
एंड टी नॉट माइनस T2 डिवाइडेड बाय L2। और वैल्यू पूरी दी हुई है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। A1 और A2 यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होंगे, A1 की वैल्यू अलग है, A2 की वैल्यू अलग है, ठीक है ना। तो सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको अब यहाँ पे आंसर निकाल लोगे आप। K1 इज 2K, मतलब K1 की वैल्यू आपकी होगी K, और फिर A1 की वैल्यू भी आपको पता है, इट इज A, और ये इसका आधा है ना, तो इट इज A/2, और इसको मैं अगर यहाँ पे A ले लेता हूँ तो KA T1 इज 100 माइनस T0 होल डिवाइडेड बाय, इसकी लेंथ 1 मीटर, तो ये 1 मीटर, और K2 इज 2K, ये हो गया A/2 T0 माइनस 20, और इट इज 0.8। तो यहाँ पे आप देखो ये KA कैंसिल आउट हो गए, 2 से ये 2 कट गया तुम्हारा, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस T0, और इधर पे हो जाएगा T0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.8, सो इट इज 80 माइनस 0.8 T0 इज इक्वल्स टू T0 माइनस 20। सॉल्व कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 1.8 T0, तो T0 विल बी गिवन बाय 100 अपॉन 1.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया आपका जंक्शन का टेम्परेचर यहाँ पे। और हीट करंट निकालना है तो T0 निकालने के बाद ही यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ बोलो। सर अगर ये मेटल रॉड नहीं होती, अगर हॉलो मतलब हॉलो मेटल पाइप होते और अगर एक के अंदर एक दोनों को रख देते तो कुछ क्या होता, मतलब तब? हॉलो रहते मतलब जैसे हॉलो मेटल का पाइप होता है ना, वो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ना अभी, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं अपन अभी, है ना। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन थे, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं अपन अभी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। और शाम को आज की डाउट क्लास जरूर अटेंड करना, क्वेश्चंस करेंगे अपन इससे रिलेटेड और भी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। नहीं सर मतलब एक के अंदर एक रख दिया बोला तब? हाँ तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा ना बेटा, एक के अंदर एक रखिए तो, ठीक है, वो अलग कॉम्बिनेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? एक मिनट। हाँ ले लो, जल्दी से ले लो। हो गया सर। Now this is page number 8 अब। नेक्स्ट है फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये दो हमने रॉड लिए, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1, एक की K2, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, एंड इसमें लेंथ सेम है ना, और इधर से साइड से हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, और ये वाले जो एंड है इसको आपने T1 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया, ये पूरा जो एंड है ये आपका T2 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये वाली रॉड से भी हीट जा रही है और इससे भी हीट जा रही है, तो जो टोटल हीट फ्लो होगी, इससे हीट आ गई आपकी H1, इससे हीट आ गई आपकी H2, ठीक है, और इसको आप कंबाइन कर सकते हो, दोनों रॉड को एक ही मान सकते हो, तो जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ये पूरा एक ही रॉड भी आप मान सकते हो इसको, इट इज K इक्विवेलेंट, ये टेम्परेचर T1,
और जो टोटल एरिया आ जाएगा अब इसका A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल्स टू A, और ये जो दूसरा एंड है इट इज मेंटेन एट T2, तो ये एक ही रॉड हो गई यहाँ पे, और इसमें जो टोटल हीट फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल्स टू H। ठीक है ना? तो आपने इस दो रॉड के कॉम्बिनेशन को आपने एक ही मान लिया। यहाँ पे आपने रॉड को कैसा अरेंज किया, यहाँ पे पैरेलल अरेंज किया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान होता है कैलकुलेशन इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टोटल हीट करंट है, देखो टोटल हीट करंट H विल बी H1 प्लस किसके बराबर आ जाएगा, ये H2 के। और यहां से अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो फिर ये हीट करंट की वैल्यू क्या आएगी, K इक्विवेलेंट इनटू A डिवाइडेड बाय L, और फिर ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन में T1 माइनस T2 और इस साइड पे K1 A1 T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय L प्लस K2 A2 T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय L। तो टोटल हीट करंट निकालना मतलब दोनों के हीट करंट का सम करना, और अगर K इक्विवेलेंट निकालना तो देख सकते हो ये L कैंसिल आउट हो गया आपका, और जो K इक्विवेलेंट है ये डायरेक्ट किसके बराबर जाएगा, यहाँ पे ये T1 माइनस T2 वाला फैक्टर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट किसके बराबर बच रहा है, K1 A1 प्लस K2 A2 होल डिवाइडेड बाय, ये A से डिवाइड करोगे और A की वैल्यू कितनी यहाँ पे A1 प्लस A2 के बराबर है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और टोटल हीट करंट निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। समझ गए फार्मूला? हेलो, अरे भाई फार्मूला समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए क्या? हाँ देख लो कैलकुलेशन। टोटल हीट करंट दोनों रॉड को मिला के हीट करंट का सम आएगा ना यहाँ पे। जैसे करंट में पढ़ते थे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते थे तो टोटल करंट लिखते थे, टोटल करंट इज I1 प्लस I2 करते थे, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ठीक है, हेलो, सर यहाँ पे टी नॉट जैसे कुछ नहीं आएगा ना? नहीं यहाँ जंक्शन थोड़ी बनेगा बेटा, यहाँ पे ऐसे टी नॉट जैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जंक्शन है लेकिन जंक्शन अलोंग द लेंथ बन रहा है, और अलोंग द लेंथ तो पूरा टेम्परेचर हर जगह पे चेंज होगा। ठीक है सर यहाँ पे लेंथ इक्वल चाहिए? हाँ, यहाँ पे लेंथ इक्वल चाहिए सर हाँ। सर जैसे वो रेजिस्टेंस में बनता था पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन हाँ एक साथ, तो वैसे यहाँ पे भी बनेगा क्या? बिल्कुल ना बेटा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बन रहा है बिल्कुल सर वैसे। जैसे अभी अपने यहाँ पे पैरेलल में किए हम्म, तो सामने जाके उसका ही उतना बड़ा रॉड, मतलब दोनों का एरिया सेक्शन जितना है। हाँ यहाँ पे एरिया ऐड होंगे, लेंथ सेम हाँ रहेगी, है ना? वही तो यहाँ पे सीरीज का भी इसके बाद बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, यहाँ पे पैरेलल का बनाएंगे, वहां पे सीरीज का बना था, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का बनेगा। ठीक है, तो ठीक है। मैंने सीधा सीधा बता दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी ये? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ठीक है, अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 9 पे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस मिटा दो इसको अभी। यस एक क्वेश्चन ये ले रहा है जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। हाँ
दिस इज पेज नंबर 9। देखो एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम, इस पे 3 रॉड को अरेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। ये K1 इज K, K2 इज 2K, K3 इज 3K। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये जंक्शन है। तो यहाँ पर का टेम्परेचर कितना है, और ये L हो गया, ये 2L है, ये 1.5 L है, और ये L है। ठीक है ना, समझ गए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों रॉड के सेम है, मतलब सिचुएशन आप चाहो तो ऐसी ले सकते हो। ये 3 रॉड का कॉम्बिनेशन है ऐसा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सेम हियर। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। समझ गए सिचुएशन? हेलो, अरे समझ गए सिचुएशन? समझ गए क्या? 3 रॉड को अरेंज किए हमने इस तरह से, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3। 3 रॉड को इस तरह से कनेक्ट किए। समझ गए क्या बेटा ये कॉम्बिनेशन? हेलो, ये अरेंजमेंट समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब इसमें हीट करंट कैसे फ्लो हो रहा है? यहां से हीट आ रही H, इधर पे चली गई H1, और इधर पे कितनी आ गई H2। तो ये जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे जो टोटल हीट है H, ये किसके बराबर? यहाँ पे H1 प्लस H2 के बराबर है। तो फार्मूला यहाँ पर के लिए आपको अलग लिखना पड़ेगा। इट इज K1A इंटू T1। ये टेम्परेचर मान लो T1 है, ये वाले को T2 ले लो और इसको T3 ले लो। तो इट इज T1 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू K2A T नॉट माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 1.5L प्लस K3A एंड T नॉट माइनस T3 डिवाइडेड बाय कितना है? L। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, देखो यहाँ पे A कैंसिल, L वाले टर्म आपके कैंसिल हो गए, और फिर आगे आप फर्दर और वैल्यू पुट करोगे तो इट इज K। T1 कितना आपके पास में यहाँ पे? 100 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाय 2 बचा। K2 कितना है? 2K एंड T नॉट माइनस 60 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस इट इज 3K T नॉट माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1। इसको और सॉल्व कर लोगे, मतलब रीअरेंज करके। समझ गए? हो जाएगा कि नहीं? अभी ये कैलकुलेशन हो जाएगा जंक्शन के टेम्परेचर के लिए। हेलो, कैलकुलेशन हो जाएगा? अरे भाई कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे।